नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सीएम योगी को शंकराचार्य का 40 दिन का अल्टीमेटम। गौ माता को राज्य माता बनाने की मांग। राज्य से गाय के मांस का एक्सपोर्ट पूरी तरह रोका जाए। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने मांग की है कि गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए और उत्तर प्रदेश से गाय के मांस का एक्सपोर्ट पूरी तरह रोका जाए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद 11 दिन तक प्रयागराज में धरने पर रहने के बाद वाराणसी स्थित अपने मठ लौटे थे, जहां उन्होंने यह बयान दिया। उनका विरोध मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान से रोके जाने और शंकराचार्य की उपाधि को लेकर उठे सवालों के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि अगर 40 दिनों के भीतर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 10 और 11 मार्च को लखनऊ में संत सम्मेलन बुलाया जाएगा, जहां आगे की रणनीति तय होगी। यह कहते हुए कि माघ मेले से जुड़ा मुद्दा खत्म हो गया है और इस पर अगले साल के मेले के दौरान ही बात होगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अब मुख्यमंत्री की बारी है कि वे उनकी मांगों का जवाब दें और हिंदू होने का सबूत दें। अजीत पवार के निधन से बदले सियासी समीकरण। सुनेत्रा पवार को आगे लाने की मांग तेज। एनसीपी की गुटों का एकीकरण फिर सवालों में। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव उस समय देखने को मिला जब उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के कद्दावर नेता अजीत पवार का असामयिक निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके निधन से पहले एनसीपी के दोनों गुटों यानी अजीत पवार और शरद पवार के बीच विलय की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी और 8 फरवरी को इसकी औपचारिक घोषणा होनी थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया अनिश्चित हो गई है। अजीत पवार के निधन के बाद पार्टी में नेतृत्व के खालीपन को भरने के लिए उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को आगे लाने की मांग तेज हो गई है। शुक्रवार को एनसीपी के 41 विधायकों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर अजीत पवार के सभी मंत्रालय एनसीपी को देने और सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग रखी। हालांकि वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। इस बीच शरद पवार गुट के नेताओं द्वारा सुनेत्रा से मुलाकात ने एक बार फिर एनसीपी एकीकरण की अटकलों को हवा दे दी है। शशि थरूर ने की राहुल गांधी की तारीफ। बोले, कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को साफ किया कि वे कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं और केरल विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात के एक दिन बाद थरूर ने राहुल गांधी की खुलकर तारीफ की और उन्हें सांप्रदायिकता के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने वाला नेता बताया। थरूर ने कहा कि वे कांग्रेस में हैं और यूडीएफ की जीत के लिए केरल में नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने पार्टी छोड़ने की अफवाहों को पूरी तरह खारिज किया और सवाल उठाया कि उनकी वफादारी पर बार बार संदेह क्यों किया जाता है। थरूर ने यह भी स्पष्ट किया कि वे पार्टी के आधिकारिक रुख के खिलाफ कभी नहीं बोलते, लेकिन विकास से जुड़े अच्छे कामों पर अपनी व्यक्तिगत राय रखते हैं। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से पीएम मोदी की नीतियों पर बयान और पार्टी की कुछ बैठकों से दूरी के कारण उनके और पार्टी के बीच तनाव की चर्चा थी, लेकिन अब केरल चुनाव से पहले उनका यह बयान कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि शशि थरूर राज्य में पार्टी का बड़ा चेहरा है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार का धर्मांतरण कानून अदालतों में फेल। 7 साल में 62 केस, एक भी सजा नहीं। उत्तराखंड में भाजपा सरकार द्वारा जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया गया उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम यानी UFRA करीब 7 साल बाद भी अदालतों में टिकता नहीं दिख रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस कानून के तहत 62 मामले दर्ज हुए हैं। सितंबर 2025 तक जिन 5 मामलों में पूरा ट्रायल हुआ, उनमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। कम से कम 7 मामले बीच में ही इसलिए खत्म हो गए क्योंकि शिकायतकर्ताओं ने बयान बदल दिए या जबरन धर्म परिवर्तन के पुख्ता सबूत नहीं मिले। बाकी मामलों में ज्यादातर आरोपी जमानत पर बाहर हैं। कई को हाई कोर्ट और एक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालतों ने बार बार कहा कि रिश्ते आपसी सहमति से थे और पुलिस जांच में गंभीर खामियां थी। एक चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सहमति से हुई अंतर धार्मिक शादी पर राज्य को आपत्ति नहीं हो सकती। कुल मिलाकर अदालतों के फैसले दिखाते हैं कि कमजोर सबूतों और गलत जांच के कारण यह कानून बार बार असफल हो रहा है। वॉशिंगटन यात्रा से पहले जयशंकर की अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात। रक्षा और क्रिटिकल मिनरल्स पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को नई दिल्ली में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। यह बैठक अगले हफ्ते जयशंकर की वॉशिंगटन यात्रा से पहले हुई, जिसमें भारत और अमेरिका साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। बातचीत में रक्षा सहयोग, व्यापार संबंध
और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स पर व्यापक चर्चा हुई। जयशंकर ने कहा कि इस बैठक में द्विपक्षीय रिश्तों के कई पहलुओं पर बात हुई और उन्हें भरोसा है कि राजदूत गोर दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेंगे। राजदूत सर्जियो गोर ने भी बैठक को बेहद अहम बताया और कहा कि चर्चा साझा हितों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित रही। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारत और अमेरिका रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं, खासकर महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को लेकर। बता दें कि जयशंकर अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे, जहां वे 4 फरवरी को होने वाले क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल में हिस्सा लेंगे, जिसकी मेजबानी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो करेंगे। मूड ऑफ द नेशन सर्वे, आज इलेक्शन हुए तो ममता आगे। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें टीएमसी जीत सकती है। बीजेपी को 14 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे और सी वोटर द्वारा किए गए मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार अगर आज लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी राज्य की 42 सीटों में से 28 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी को 14 सीटें मिलेंगी। यह आंकड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में आए नतीजों के नजदीक है, यानी टीएमसी और ममता बनर्जी अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखने में सफल दिख रही हैं। अगर इसको जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो टीएमसी बेहतर स्थिति में लग रही है। हालांकि बीजेपी ने मामूली बढ़त हासिल की है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने बताया मोदी देश के पसंदीदा नेता। राहुल गांधी के ग्राफ में बढ़ोतरी 2022 से 7 गुना अधिक। मोदी के सामने सबसे मजबूत नेता राहुल। सर्वे ममता केजरीवाल पीछे, 28% से ज्यादा लोग बोले राहुल। इंडिया टुडे सी वोटर के जनवरी 2026 मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे पसंदीदा नेता बने हुए हैं। सर्वे में 55% लोगों ने उन्हें अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे उपयुक्त बताया। यह अगस्त 2025 के 52% और अगस्त 2024 के 49% से ऊपर है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस दौड़ में मजबूती दर्ज की है, जिन्हें 27% समर्थन मिला है। यह अगस्त 2025 के 25% से अधिक और जनवरी 2022 के मुकाबले 7% से लगभग 4 गुना है। यह सर्वे बताता है कि पिछले 4 वर्षों में राहुल गांधी की लोकप्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आने वाले चुनाव आंकड़ों को और बदल सकते हैं। चुनाव की निष्पक्षता पर लोगों का भरोसा घटा। 37% लोग मानते हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होते। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार पिछले साल के मुकाबले भारत में चुनाव पर भरोसे में गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी में 37% लोगों ने कहा कि चुनाव स्वतंत्र नहीं होते। जब यह सवाल पिछले साल अगस्त 2025 में पूछा गया था तो 32% लोग ये मान रहे थे, लेकिन अब और ज्यादा लोगों को ये भरोसा हो रहा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे। तब चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल 2025 में पूछा गया था, तब 64% लोगों ने कहा था कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होते हैं। वहीं जब यही सवाल इस साल जनवरी में पूछा गया तो उससे कम 57% लोगों ने माना कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन। एससी, एसटी व ओबीसी समाज के हजारों वकील सड़क पर उतरे। कंचना यादव, भाजपा हमारे साथ दोहरा खेल खेल चुकी है। यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब एससी, एसटी व ओबीसी समाज विरोध कर रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में इस कानून के समर्थन में एससी, एसटी व ओबीसी समाज के हजारों अधिवक्ता सड़कों पर उतरे और आंदोलन किया। इस पर आरजेडी नेता कंचना यादव ने कहा कि भाजपा ने जो ओबीसी के साथ छल किया है उसके विरोध में ओबीसी, एससी, एसटी के वकील विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खामियों से भरा हुआ कानून लाया गया, फिर उसी यूजीसी बिल को अदालत के माध्यम से भाजपा ने खुद ही रुकवा दिया। देश के पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों, अब सुन लो, भाजपा हमारे साथ दोहरा खेल खेल चुकी है। प्रियंका भारती ने भी एक विरोध का वीडियो ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी एक्ट पर दिए फैसले को बहुजन समाज अपने हित में घोर अन्याय मान रहा है। इसे पक्षपाती मानते हुए बहुजन आज सड़कों पर उतरा हुआ है। देश में जातिगत भेदभाव करने की छूट नहीं दी जा सकती। आर्थिक सर्वे में आरटीआई कानून की समीक्षा की मांग। ज्यादा पारदर्शिता के कारण अफसर खुलकर राय नहीं दे पाते। सरकार को जवाबदेह बनाने वाले कानून को दबाने की कोशिश। आर्थिक सर्वे 2025-26 में सरकार ने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई कानून की फिर से समीक्षा करने की बात कही है। सर्वे में कहा गया है कि बिना सीमा के जानकारी उजागर करना कभी कभी प्रभावी शासन को कमजोर कर सकता है। सर्वे के मुताबिक आरटीआई कानून 2005 भारत के सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक सुधारों में से एक है और इसने भ्रष्टाचार उजागर करने में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि पारदर्शिता एक साधन है, अंतिम लक्ष्य नहीं। अगर हर अंदरूनी चर्चा
सार्वजनिक हो जाए तो अफसर खुलकर राय नहीं दे पाते और निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट में आरटीआई के दुरुपयोग पर भी चिंता जताई गई। उदाहरण दिए गए कि कुछ लोग बार-बार या बहुत बड़ी संख्या में आवेदन डालकर सिस्टम पर बोझ डालते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आरटीआई आवेदन लगातार बढ़ रहे हैं, इससे प्रशासनिक दबाव भी बढ़ रहा है। सर्वे कहता है कि आरटीआई कानून को कमजोर करने की सिफारिश नहीं है, बल्कि इसे सीमित संवेदनशील क्षेत्रों में संतुलित तरीके से लागू करने पर विचार होना चाहिए, ताकि जवाबदेही भी बनी रहे और प्रशासनिक कामकाज भी प्रभावित ना हो। इसके बाद कहा जा रहा है कि सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाने वाले हर साधन को दबाया जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.